भारतीय राष्ट्रीय ध्वज खादी या हथकरघा से बनी हुई सामग्री से ही बना होना चाहिए। चाहे तो इसमें सिल्क मिला सकते हैं, लेकिन खादी ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। साथ ही केवल कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बनाने की आधिकारिक अनुमति है, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने इन सभी कानूनों को तोड़ा है। इसने न केवल परंपराओं का उल्लंघन किया, अर्थात लोकतंत्र के सिद्धांत को तोड़ा और निजी व्यक्तियों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बनाने की अनुमति दी। इसने पॉलिएस्टर नामक पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करके भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को बनाने की अनुमति दी है। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सभी भारतीयों से कहा गया है कि वे अपने घर और कार्यस्थल पर राष्ट्रीय ध्वज को रखें। साथ ही व्हाट्सएप डीपी में राष्ट्रीय ध्वज रखने की नोटिस भी आ रहे हैं। लेकिन आर्क बिशप कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है कि किसी भी कार्यवाही के पीछे एक वर्ग कारण होता है, यह कि राष्ट्र योगियों की अंतिम शरणस्थली है और जिसे राष्ट्र कहा जाता है वो सब पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए है। हमारे साथी कुछ भूल रहे हैं, आइए जानते हैं वो कारण। भारतीय ध्वज को पॉलिएस्टर से बनाने का कारण यह है कि वे अधिक ध्वज चाहते हैं। यदि आप सामान्य ज्ञान को देखें तो यह पूरी तरह से फिट बैठता है, परंतु पेरियार के चश्मे से देखते हुए इसे पता चलेगा कि इस राष्ट्रीयता के पीछे रिलायंस के मालिक छिपे हैं। कारण यह है कि हमारे मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी भारत में पॉलिएस्टर की नंबर 1 उत्पादक है। इसके उत्पादन क्षमता 2.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। दूसरे शब्दों में, पूरे भारत में अब जो पॉलिएस्टर झंडा आ रहा है वो रिलायंस के लाभ के उद्देश्य से है। फादर पेरियार और द्रविड़ विचारधारा ने हमें जो सबक सिखाया है वो यह है कि अगर वे हमसे देशभक्ति और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हैं तो उन्हें उस ध्वज से भी लाभ है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इस फांसीवादी सरकार ने घातक प्रथाएं भी स्थापित की हैं, जहां इस झंडे को खरीदकर ही राशन सामग्री प्राप्त की जा सकती है। आरएसएस के दिवंगत नेता एसएस गोवालकर ने अपने किताब बंच ऑफ थॉट्स में कहा है, जब देश में पहले से ही राष्ट्रीय ध्वज था तो नेताओं ने जबरदस्ती एक नया झंडा क्यों बनाया। उन्होंने पूछा कि यह झंडा कैसे बना। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज के बारे में विभिन्न स्पष्टीकरण दिए गए। फ्रेंच क्रांति के दौरान समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता का वर्णन करने के लिए तिरंगे को शामिल किया गया था। अमेरिका ने कुछ संशोधनों के साथ इसका अनुसरण किया। इससे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा मिली। तो जिन कांग्रेस नेताओं को इस बात का पता चला, उन्होंने तिरंगा झंडा अपने हाथों में लिया और सभी स्पष्टीकरण दिए गए। यह भी समझाया गया है कि तिरंगा हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म का प्रतिबिंब है। आरएसएस ये सब सुन रहा था। नेताओं ने इसे तमिल कॉमेडियन वडिवेलु की शैली में एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण के रूप में पीठ पर हल्के से थपथपाया और इसे अपने भाई के लिए एक डोसा कहा और आगे बढ़ गए। तब से केसर को बलिदान प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाता है, पवित्रता के लिए सफ़ेद और विकास के लिए हरा। आरएसएस भी नहीं झुका और 1947 में आरएसएस ऑर्गेनाइजर पत्रिका में लिखा गया कि 3 रंग देश के लिए हानिकारक है, नकारात्मक परिणाम और मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं और हिंदुओं को यह झंडा पसंद नहीं आएगा, उन्होंने लिखा है। आरएसएस के झंडे को लेकर इस दृढ़ता का कारण यह है कि वे कावी के झंडे के करीब कुछ भी मानने को तैयार नहीं हैं। गोवालकर ही नहीं, हेडगेवर भी भगवा के प्रति प्रतिबद्ध रहे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को हेडगेवर की पसंद के अनुसार बनाया गया था। 1931 में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय ध्वज का चयन करने के लिए एक आधिकारिक समिति नियुक्त की। उसी वर्ष उसने कांग्रेस पार्टी को भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज घोषित करने के लिए लिखा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इसके सदस्य थे। समिति द्वारा प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इसने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में नीले रंग के चक्र के साथ भगवा ध्वज की सिफारिश की और उस कथन में हमारे समूह के विचार में राष्ट्रीय ध्वज विशिष्ट, कलात्मक, आकार में आयताकार और गैर सांप्रदायिक होना चाहिए। झंडे का रंग क्या होना चाहिए, इस पर हमारी सहमत है। झंडा एक ही रंग का होना चाहिए, उस पर केवल चिन्ह ही भिन्न रंग का होना चाहिए।
समिति ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भगवा ध्वज की सिफारिश करते हुए कहा कि यदि कोई एक रंग है जो इस देश के लोगों को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, किसी भी अन्य रंग से अधिक अद्वितीय और इस प्राचीन राष्ट्र की लंबी परंपरा से जुड़ा हुआ है, तो वो भगवा हो सकता है। आरएसएस की सभी शाखाओं को भेजे गए सर्कुलर में हेडगेवर ने कांग्रेस के इस फैसले का स्वागत किया। सभी शाखाओं पर हम शाम 6 बजे अपना राष्ट्रीय ध्वज कावी ध्वज फहराएंगे और उसको स्वीकार करके आधार देंगे। आइए हम मुक्ति के सही अर्थ की व्याख्या करें। चूंकि हम इस लक्ष्य को स्वीकार करते हैं, हम इसे हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी के बधाई देते हैं। हेडगेवर ने सूचित किया कि अधिकारी इस कार्यक्रम के संचालन की रिपोर्ट हेडशिप को भेजें और कैसे वे अभी तक नहीं बदले, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2015 में चेन्नई में आरएसएस घटना में राष्ट्रीय ध्वज में केवल भगवा होना चाहिए था। अन्य रंग सांप्रदायिकता को दर्शाते हैं। जब से राष्ट्रीय ध्वज की शुरुआत हुई, तब से आरएसएस और हिंदुत्व के लोग राष्ट्रीय ध्वज की उपेक्षा करते थे। उनके लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज केवल भगवा ध्वज है। आरएसएस के दार्शनिक गोवालकर ने कई बार इस ओर इशारा किया है। इसमें एक और दिलचस्प वाक्य है। 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या करने के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसी समय देश की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को स्वीकार करने से इनकार करने वाले आरएसएस ने भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज माना, जिसे भगव के रूप में जाना जाता है। उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यालय के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उनके मंत्रिमंडल में गृह मंत्री थे, आरएसएस नेताओं के साथ बातचीत की। यदि प्रतिबंध हटाना है तो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया जाना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। हालांकि आरएसएस ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आरएसएस मौजूद नहीं है। झंडे को लेकर नेताओं के दृढ़ संकल्प को आप समझ सकते हैं। यह उनके राष्ट्रीय ध्वज से नफरत का एक और सबूत है। 26 जनवरी 2001 को राष्ट्र प्रेमी युवा दल के बाबा मेंते, रमेश कलांबे और दिलीप चट्टानी ने आरएसएस नामक अलगाववादी आंदोलन की अवज्ञा में नागपुर, महाराष्ट्र में आरएसएस पर हमला किया। उन्होंने मुख्यालय पर धावा बोल दिया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। झंडा फहराने वालों के खिलाफ आरएसएस संगठन की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने अपने कार्यालय परिसर में घुसपैठ की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और यह मामला कोर्ट में भी था। यह राष्ट्रीय ध्वज पर आरएसएस की स्थिति है। वो स्थिति आज तक नहीं बदली है, वे इसे नहीं बदलेंगे। लेकिन ये महसूस करते हुए कि आरएसएस के राष्ट्र विरोधी झंडे का चलन विवाद का कारण बना हुआ है। 2002 में जब वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो वे इस विवाद को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप किया और 52 साल के अंतराल के बाद हर साल केवल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस आरएसएस पर जारी रखा। वाजपेयी ने कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अस्थायी व्यवस्था करके वामपंथियों को चुप करा दिया। कट्टर आरएसएस चाहता था कि उनका भगवा झंडा भारत का राष्ट्रीय ध्वज हो। पिछले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान नागपुर में मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले संगठन के अध्यक्ष मोहन भागवत ने कहा, अंबेडकर ने कहा कि जब संविधान का मसौदा तैयार किया गया था तो भगवा आरएसएस का कावी ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया जाना चाहिए और संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम उनके उस विचार और सपनों को पूरा करने में विफल रहे हैं। इस तरह के इतिहास के साथ ये भगवा आतंकवादी भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज घोषित करने के लिए दृढ़ हैं, ताकि हिंदुओं में एक हिंदू राष्ट्र के निर्माण के अग्रदूत के रूप में उन्माद पैदा किया जा सके। ये वही हैं जो देशभक्ति होने का दिखावा करते हैं और हर घर में 4 रंगों का राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। यहाँ आप कई सबूतों में से कुछ ही देखते हैं कि वास्तव में उन्हें इस राष्ट्रीय ध्वज के लिए कभी कोई आस्था या सम्मान नहीं था। आपको आश्चर्य हो सकता है कि जिन लोगों के पास भगवा झंडा उनके आकांक्षात्मक ध्वज के रूप में है, वे उन्हें भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता ध्वज फहराने के लिए कैसे कह रहे हैं। चूंकि वे सीधे तौर पर संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं कर सकते,
इसलिए वे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने और फिर संस्कृत लाने की योजना बना रहे हैं। उसी तरह वे पहले भारतीय स्वतंत्रता ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करने का दिखावा करते हैं और फिर भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में घोषित होने की प्रतीक्षा करते हैं। यही उनका नीति और गुरुनाथ जोर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के साथ कि हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना चाहिए। अखिलेश यादव भी ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। ना तो भाजपा और ना ही उसके मूल संगठन आरएसएस ने कभी भी राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया है। इसके अलावा नागपुर में संघ के मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज क्यों नहीं फहराया गया? यहाँ बीजेपी और आरएसएस लोगों में भ्रम पैदा करने में लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम सत्ता के लिए उनकी भूख के कारण राष्ट्रीय ध्वज के उनके जुड़ाव को स्वीकार नहीं कर सकते। केकेजीएस नाम की इस संस्था का दावा है कि उसके पास 5 करोड़ रुपए के झंडे हैं और इससे होने वाला राजस्व हर साल सरकार को जाता है, लेकिन इस साल अब तक सिर्फ 1.5 करोड़ ऑर्डर ही मिले हैं। कांग्रेस सांसद श्री राहुल गांधी ने इस संगठन को व्यक्तिगत रूप से देखा है और उनका समर्थन किया है। तमिलनाडु पूरे भारतीय संघ के इतिहास में अग्रणी रहा है। ऐसे में इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर एक विशेष शिकायत दी गई है कि कोई जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। शायद ऐसा भी हो, और अगर ऐसा हुआ तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। धन्यवाद और हमारी तरफ से आप सब लोगों को स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।